पर रुक करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, लिए गए कई अहम फैसले। लाइसेंस के नवीनीकरण की होगी ऑनलाइन पोर्टल पर व्यवस्था। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल में नई पहल, स्नातक कोर स्तर पर विश्वविद्यालय टॉपरों को सम्मान करेगी सरकार। उत्तराखंड की राजनीति पर लगा सियासी करंट, हरदा ने बिजली बिल मुफ्त को लेकर फेसबुक पर शेयर किया पोस्ट शेयर करते ही बड़ी सियासी गर्मी। आपने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, परिसंपत्तियों के बंटवारे के निस्तारण को लेकर कही बात, आप प्रदेश प्रवक्ता ने साधा निशाना। काशीपुर में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, पत्नी ने प्रेमी के साथ पति की थी हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रुद्रप्रयाग में द्वितीय केदार मदमहेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए बंद, पौराणिक परंपराओं के अनुसार विधि विधान से मंदिरों में की गई पूजा अर्चना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता रहे हैं मैंगलोर से, जहां पे बॉर्डर पर रोके गए किसानों ने सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे। किसानों ने NH-58 पे दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर लगाया है जाम। किसानों ने NH-58 पे दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर लगाया है जाम। गन्ना भुगतान कृषि बिल को लेकर हंगामा, मौके पर अधिकारी सहित भारी पुलिस फोर्स तैनात है। खबर आपको मैंगलोर से बता रहे हैं, मौके पर अधिकारी सहित भारी पुलिस बल तैनात। मार्ग को पूरी तरह किया गया जाम, पुलिस प्रशासन किसानों को समझाने में जुटा। खबर आपको मैंगलोर से बता रहे हैं, नारसन बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन किया है। किसानों को रोका गया है, वहां पर सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे किसान। किसानों ने NH-58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर लगाया है जाम। गन्ना बकाया भुगतान कृषि बिल को लेकर हंगामा। गन्ना बकाया भुगतान कृषि बिल को लेकर हंगामा, मौके पर अधिकारी सहित भारी पुलिस बल तैनात। भाजपुर में चीनी मिल नवीन पेराई सत्र में शुभारंभ उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य करेंगे। इस मौके पर फेडरेशन के MD चंद्रेश यादव भी मौजूद रहेंगे। इस कड़ी में चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक प्रकाश चंद ने चीनी मिल परिसर का निरीक्षण किया और कर्मचारियों को जल्द ही रुके हुए कामों को पूरा करने के निर्देश दिए। 20 नवंबर को इसकी तिथि तय हो गई है। 20 विधिवत रूप से हम इसका उद्घाटन कर देंगे। आज मुख्य अतिथि इत्यादि को हम लोगों ने आमंत्रण पत्र सौंप भी दिया है, सभी को आमंत्रण पत्र हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से स्थानीय जो हमारे प्रेस के जितने भी साथी लोग हैं उन सबको भी आमंत्रित करता हूँ। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक सहित कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। वहीं बैठक की जानकारी देते हुए मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट में 10 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, साथ ही 2 प्रस्तावों को वापस लिया गया। कौशिक ने बताया कि राज्य में महिलाओं को लोन देने के लिए मंत्रिपरिषद की कमेटी गठित की गई, जिसमें मुख्य सचिव शामिल हैं और राधा रतूड़ी को सदस्य के रूप में चुना गया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि महिलाओं को जल्द से जल्द सहकाते बनाए जाए और जिस पर उनको लोन की पुष्टि हो सके। वहीं दूसरी ओर अन्य बिंदुओं पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय था आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। हमारे यहाँ राज्य के अंदर महिलाएं बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, लेकिन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी ये उनके संज्ञान में आया कि वो जब लोन के लिए जाती है तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि राज्य के अंदर जो भूमि इत्यादि है वो पति के नाम रहती है। तो आज मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम एक मंत्री परिषद की कमेटी बनाकर, जिसमें चीफ सेक्रेटरी अध्यक्ष होंगे, राधा रतूड़ी जी सदस्य होंगे, लॉ सेक्रेटरी सदस्य होंगे, सुशील कुमार सदस्य होंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हरीश रावत ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है और उस पोस्ट पर उत्तराखंड की राजनीति में सियासत घमासान का माहौल पैदा हो गया है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
हरीश रावत के 200 यूनिट के बिजली मुफ्त मुहैया कराने वाली बात पर उत्तराखंड राजनीति में लगातार बयानबाजी जारी है। रावत के बयान पर कांग्रेस का कहना है कि हरीश रावत बहुत ही समझदार और सुलझे हुए नेता है। उन्होंने अगर यह बात कही है तो यकीनन इसे कांग्रेस पार्टी इसको पूरा करेगी। हरीश रावत जी हमारे सीनियर लीडर हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको राज्य की माली हालत मालूम है, राज्य के खजाने के बारे में मालूम है, राज्य की आय के स्रोतों के बारे में वो जानते हैं। तो उन्होंने कुछ कहा है तो बड़ा सोच समझ के कहा होगा, लेकिन अब ये पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी तय करती है कि हम मैनिफेस्टो में जनता से कौन कौन से वादे करें, किन किन बातों को कहें जिनको हम पूरा कर पाए। बीजेपी की तरह 15 लाख का जुमला हो, किसानों का कर्जे का माफी का हो, ऐसी बात हम नहीं कहेंगे। लोकायुक्त बनाने का मामला हो, जिस बात को हम कर ना पाए, जिस बात को हम कर पाएंगे, चाहे वो बिजली हो, पानी हो या कोई भी रियायत जनता को देनी हो, पार्टी प्लेटफॉर्म पे तय होगा और उसमें पार्टी प्लेटफॉर्म पे जब तय हो जाएगा तो हम लोग घोषणा करेंगे। उनका सुझाव है, महत्वपूर्ण सुझाव है, वो हमारे सीनियर लीडर हैं, उनके सुझाव का सम्मान है। पार्टी के नीतिगत मामलों पर जब चर्चा होगी तो निश्चित तौर पे उनके सुझाव को सम्मान दिया जाएगा और पार्टी तय करेगी। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में पैर जमाने के लिए कड़ा प्रयास करने वाली आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है और आम आदमी पार्टी की नीतियों पर चलने का सोच रही है। पार्टी का कहना है कि दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली जनता को मुफ्त में मुहैया कराई और उसी नीति पर अब कांग्रेस चलने की सोच रही है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ बोलना जानती है, करना नहीं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जिस तरह से काम किया और उन्होंने अपने पूरे चुनाव में डंके की चोट पर यह कहा कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दीजिए, और उन्होंने जो वादे किए थे जिसमें उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री दी या पानी का वहाँ पर बिल नहीं आता, लोगों को एक निश्चित पानी का खर्च तक बिल नहीं देना पड़ता दिल्ली में, तो उन्होंने वो कामों का वादा किया और उसको उन्होंने पूरा किया। तो ये देश की राजनीति में एक बड़ी हलचल है, एक बड़ा भूचाल रहा। तो यहाँ उत्तराखंड में भी 1 साल के बाद चुनाव है, तो जितने भी हमारे नेता हैं, नेतागण हैं जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए कभी कोई काम जनता के लिए नहीं किया, किंतु अब उनको पता है कि आम आदमी पार्टी चुनाव में है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपने सारे वादों को पूरा करके दिखा चुके हैं, तो ये जो डर है उनका, ये डर उनको आज ये बोलने पर मजबूर करता है कि हम 200 यूनिट पानी, हम 200 यूनिट बिजली और ये और वो हम लोग फ्री देंगे। मैं हरीश रावत जी से पूछना चाहती हूँ कि जब आप मुख्यमंत्री रहे हैं इस सूबे के, तब आपने जनता के लिए क्या काम किया? आप अपने उन कामों को गिनाइए और जनता के पास जाकर, जनता के सामने जाकर वोट मांगिए। ये आम आदमी पार्टी की राजनीति की नकल करना बंद कर दीजिए। वहीं सत्ता में बैठी भाजपा सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पहले उत्तराखंड को अच्छे से समझे और तब बात करे। भाजपा का कहना है कि आम आदमी पार्टी को अपने ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत है, जिससे पार्टी को उत्तराखंड के संसाधन और भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पता चलने के बाद ही वादे करने चाहिए। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ में प्राइमरी व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पाए गए करीब 3,500 अध्यापकों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। आज राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में शपथ पत्र पेश कहा। अब तक 13,000 शिक्षकों को प्रमाण पत्र की जांच की गई है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से यह नहीं बताया गया कि जांच किए गए प्रमाण पत्र में सही अभ्यर्थी हैं या नहीं, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से 1 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 1 सप्ताह बाद तिथि नियत की गई। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त पाए गए शिक्षकों के पीआईएल में आज राज्य सरकार की ओर से एक शपथ पत्र दाखिल कर कहा गया कि राज्य में कुल 32,965 अध्यापकों के दस्तावेजों की जांच हेतु उन्हें 3 साल का समय चाहिए और अब तक लगभग 13,000 के दस्तावेज सत्यापित किए जा चुके हैं, परंतु ये दस्तावेज सही हैं या गलत हैं, वह किसके हैं, इस पर उन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया है, जिस पर माननीय कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह पूरा रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर कोर्ट में दाखिल करें। वह अगली सुनवाई 23 तारीख को नियत की गई है। खबर देहरादून से है, जहां यूकेडी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के नए सदस्यों का गठन किया गया। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने 5 सदस्यों का गठन किया।
साथ ही दिवाकर भट्ट ने यह भी साफ किया कि अब यूकेडी खाली क्रांतिकारियों का दल नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि यूकेडी को पूर्ण राजनीतिक पार्टी बनने की ओर लेकर जाने की परियोजना पर भी चर्चा की गई है। अब दल के अंदर एक प्रबंध समिति अलग से होगी। आज तक हमने पहले भी कहा कि हम लोग आंदोलनकारी टाइप के, लेकिन उससे जो है आप उत्तराखंड की जनता को हम जो उनके अधिकार होने चाहते, जो उनको मिलना चाहता, वो दिलाने में असमर्थ। लोगों की राय आई, सभी ने कहा कि जी हमको कुछ बदलना चाहिए। खाली आंदोलनकारी से जो है राज्य सरकार या राज्य को जो है सजा नहीं सकते। हमारी एक लड़ाई शुरू हो रही है। हम पहले लड़े थे राज्य बनाने के लिए। खबर ऋषिकेश से। हर साल उत्साह के मनाए जाने वाला पर्व छठ पूजा पर भी इस साल कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश में पूर्वांचल का त्यौहार छठ पूजा की रौनक इस साल देखने को नहीं मिल रही है। कोरोना के चलते प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर सार्वजनिक रूप से एवं व्यक्तिगत रूप से छठ पूजा पर्व नहीं मनाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति गंगा के तट पर छठ पूजा पर्व मनाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी का प्रकोप अभी पूरे विश्व में जारी है। एहतियात के तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य की जिम्मेदारी समझते हुए निर्णय लिया गया है। उप जिलाधिकारी वरुण चौधरी ने बताया कि ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर इस वर्ष दशहरा, दीपावली के त्यौहार भी नहीं मनाए गए। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण इस वर्ष छठ पूजा का भी पर्व त्रिवेणी घाट पर व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक रूप से मनाने में प्रतिबंध है। छठ पूजा की बात नहीं है, दशहरे पे और दिवाली पे भी जैसे आपने देखा होगा जो निर्देश थे वो ये थे कि सार्वजनिक स्थल पे जमावड़ा ना हो, भीड़ ना लगे। छठ पूजा के लिए भी जो आदेश हैं वो यही है कि सार्वजनिक स्थल पे कोई पूजा का कार्यक्रम नहीं करेंगे, सब लोग अपने अपने घरों से पूजा का कार्यक्रम करें। और उसके चलते हुए ही हम यहाँ ड्राइव कर रहे हैं, पुलिस और प्रशासन द्वारा ड्राइव करी जा रही है। घाट पे कुछ लोगों ने चबूतरे बनाए थे पूजा करने के लिए। सबको हमने 2 दिन से इन्फॉर्म कर रखा है, बट उसके बावजूद कुछ लोगों ने चबूतरे बनाए, तो चबूतरे हम फ्लैट करवा रहे हैं। द्वितीय केदार मधमहेश्वर के कपाट आज प्रातः 7 बजे शीतकालीन के लिए बंद हो गए। ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर को खोला गया, जिसके बाद भगवान मधमहेश्वर की पूजा अर्चना दर्शन हुए। इसके बाद पुजारी टीपी गंगाधर लिंग ने स्वयं भूलिंग का समाधि पूजन शुरू किया। उसके बाद शिवलिंग की समाधि दी गई। द्वितीय केदार मधमहेश्वर मंदिर के कपाट बंद होने के बाद उत्सव ने डोली मंदिर की परिक्रमा के साथ प्रथम पड़ाव गोंडवार गांव की ओर प्रस्थान किया। 20 नवंबर को भगवान मधमहेश्वर के उत्सववाही डोली द्वितीय पड़ाव राशि, 21 नवंबर को तृतीय पड़ाव गरिया तथा 22 नवंबर को अपने गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ पहुंचेगी। इसी दिन परंपरागत रूप से मधमहेश्वर मेला आयोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 5 केदारों में शुमार 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर, तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर और चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के कपाट 17 अक्टूबर को बंद हो गए। रुद्रप्रयाग जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी अनुज गोयल ने कहा है कि जन समस्याओं का निस्तारण उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही आगामी केदारनाथ यात्रा की तैयारी भी जल्द शुरू हो जाएगी, जिससे कि तय समय पर तभी व्यवस्थाओं को पूरा किया जा सकेगा। जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में 2014 के IAS जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कहा कि सरकारी योजनाओं की अभी थोड़ा सा जनपद में और अधिकाधिक लाभ लोगों को मिलेगा। इसके लिए विभागीय कामकाज तेजी से लाया जाएगा। वहीं जल्द ही विभागों में समीक्षा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले की भौगोलिक परिस्थितियों का जानने के लिए वह अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण भी करेंगे, जिससे जन समस्याओं के बारे में सही जानकारी मिली जाए। और कहा कि जिले के समग्र विकास के व मीडिया विभागों के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा। साथ ही सुझावों पर भी अमल किया जाएगा, जिससे जिले में बेहतर व्यवस्था बन सके। आपने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रोथ सेंटर स्कीम सुनी, जैसा कि आप जानते हैं रुद्रप्रयाग जनपद बाबा केदार की यात्रा के लिए सर्व प्रसिद्ध है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी केदारनाथ की जितने भी हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं, स्पेशली आपदा के बाद से जो भी चीज़ें प्रभावित हुई हैं, उन चीज़ों के जो कार्य हो रहे हैं उनको उनमें गति लेके आना, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी क्वालिटी और ये सारी चीज़ों को देखना। इसके अतिरिक्त जनपद में बहुत महत्वपूर्ण हमारे NH के कार्य चल रहे हैं, हमारा रेलवेज के कार्य चल रहे हैं और उन पे विशेष फोकस रहेगा। इसके अतिरिक्त जो एक कोरोना काल में हम लोग चल रहे हैं, तो इसकी स्थिति पे लगातार नियंत्रण बनाए रखना और इसकी स्थिति को इम्प्रूव करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण फोकस एरिया रहेगा। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोईवाला क्षेत्र में इन दिनों जनप्रतिनिधियों के हर प्रस्ताव पर सीएम मोहर लगा रहे हैं। मारखम ग्रांट के डबरावाला में जंगल राजा चौकी मार्ग पर लंबे समय से बदहाल था, जिसके ग्राम प्रधान अमरजीत कौर ने प्रस्ताव पर शासन ने मार्ग के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं, तो सड़क के निर्माण पक्का कराते हुए सीसी सड़क बनवाई गई। गांव के लोगों ने नए सीएम के साथ ग्राम प्रधान और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह बाऊ का आभार जताया। क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत ही विकास के कार्य हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सड़कें थी जो बहुत दिनों से बदहाली की हालत में थी, और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे द्वारा भी ग्राम सभा के द्वारा भी जितने प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी रोडों को पक्का करवा दिया गया है। हमारा बुल्लावाला झबरावाला का जो डबल रोड बना दिया गया है, 4.5-5 करोड़ की लागत से बनाया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में अतिक्रमण नहीं हटाने के मामले पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि उसको व उसके परिजनों को अतिक्रमणकारियों से जान का खतरा हुआ है, जिसके संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने एसएसपी देहरादून से याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश जारी किए। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि देहरादून निवासी आकाश यादव ने जनहित याचिका दायर कर कहा 2018 में माननीय उच्च न्यायालय ने मनमोहन लखेरा की जनहित याचिका में आदेश दिया था देहरादून से सड़कों, गलियों व नालियों का रिश्पापन नदी में अतिक्रमण हटाकर उसे पुराने स्वरूप में लाने के आदेश दिए, जिसके बाद प्रशासन ने घंटाघर सहित कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते लोगों ने कई स्थानों पर फिर अतिक्रमण कर लिया, जिसके कारण रोड, नालियाँ, गलियों सहित कई मार्ग संकृत हो गए और आम लोगों को चलने से का रास्ता नहीं बचा। देहरादून अतिक्रमण मामले में याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय को ये अवगत कराया है कि उनकी जान को खतरा है और उनके नाम के डेमोन्स्ट्रेशन भी निकाले जा रहे हैं। ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय ने एसएसपी देहरादून को याचिकाकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश पारित कराए हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे का निस्तारण को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान आपने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बीच 20 साल बाद भी परिसंपत्तियों के बंटवारे के निस्तारण पर सहमति नहीं हो पाई है। आप प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया का कहना है कि सरकार के पास सिर्फ जुमले, लेकिन राज की स्थिति कुछ और ही बयां करती है। वहीं जवाब में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी सबसे पहले अध्ययन करने के बाद ही मुद्दे उठाए। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को मुद्दे को उछालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें उत्तराखंड की प्रकृति की कोई ज्ञान नहीं है। आम आदमी पार्टी है वो अभी मुद्दे उछालने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें मूलतः उत्तराखंड की प्रकृति का पता नहीं है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अभी हमारे प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में दर्शनार्थ आए थे
और उनके साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी भी थे। और मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दल सपा बसपा भी उत्तर प्रदेश में राजनीति में रही, जो इस परिसंपत्ति के मामलों को जिन्होंने लटका के रखा, लेकिन इस बार उन मुद्दों पर सब पर सहमति बन चुकी है। बने हुए और इससे पहले ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टी की सरकार है, हमारे यहाँ दूसरी पार्टी की सरकार है, इसलिए वो सहमति नहीं बन पा रही है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर बननी चाहिए थी। किंतु आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र में तीनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि अभी तक परिसंपत्तियों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड आते हैं और आकर वो बयान देते हैं, शर्मनाक बयान वो देते हैं कि परिसंपत्तियों के ज्यादातर मसलों पर बातचीत हो चुकी है। भाजपा में कोविड-19 के चलते इस बार न्यू पूर्वांचल महासभा के छठ पूजा का आयोजन करने से मना कर दिया है। साथ ही इकट्ठा न होने पर अपील की, जिसके लिए समिति के महासचिव ने स्थानीय अधिकारियों को पत्र देकर प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर कार्यक्रम को आयोजित करने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर पूर्वांचल महासभा के लोगों के द्वारा छठ पूजा करवाने को मना करके तैयारी की जा रही है। से ये किया गया है कि इस बार चूँकि कोरोना संक्रमण जो है कोविड-19 वो हमारे पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने आपस में एक सुझाव लिया, लोगों से परामर्श लिया, निर्णय लिया कि भाई इस तरह से कैसे किया जाएगा, जिसमें प्रशासन भी इस बार जो है काफ़ी सक्रिय है। और ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई इस बार जो है सादगी से इसको मनाया जाए और प्रयास किया जाए कि घर में ही अगर करें ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अभी यह घाट पे पानी चल रहा है, यहाँ पे अगर कोई आता है तो उसमें प्रशासन को भी मैंने अवगत करा दिया है। सितारगंज पुलिस को सत्यापन की कार्रवाई करने के दौरान सितारगंज पुलिस ने 1.5 लाख का इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए बदमाशों के पास से 3 तमंचे, 315 बोर के 6 जिंदा कारतूस, बाइक, कार तीनों बदमाशों के पास से बरामद की गई है। वहीं बदमाशों के पकड़ने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 2500 रुपये की धनराशि का इनाम घोषणा की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि?